क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये है पार्ट 3 और इस चैप्टर के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम फिनिश करने वाले और इस चैप्टर की फाइल को क्लोज करने वाले हैं इस वीडियो में और इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं एक और बंक पर। तो पहले बात करेंगे आइसोमर्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? आइसोमर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आइसोमर्स से। क्या होने वाला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। क्या बोला है मैंने? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो क्या रहने वाला है? सेम ही रहेगा बट जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग होने वाली है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है इमेजिन करिए जो गर्ल्स होती है, ठीक है, उनको क्या होता है सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है। कभी अलग अलग एक्सप्रेशन में, बहुत सारे एक्सप्रेशन में वो सेल्फी ले सकते हैं। तो क्या है, गर्ल तो वही है बट क्या है अलग अलग एक्सप्रेशन देख के अलग अलग सेल्फी, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से कभी अलग अलग एंगल से बहुत सारी सेल्फीज ले लेते हैं। तो क्या है सेल्फी अलग अलग एंगल से आ रही है बट गर्ल तो वही है। तो वैसा ही कुछ यहां पर है। क्या होने वाला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन क्या होगा, स्ट्रक्चर में चेंज होता है और इसीलिए क्या हो जाता है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें भी हमको चेंज देखने को मिलने वाला है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो हमको समझ में आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है बट अलग अलग स्ट्रक्चर उसके बना दो और वही होते हैं उसके आइसोमर्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी ने दिया C5H12। क्या दे दिया है? C5H12। तो C5H12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसके आइसोमर्स भी आपको यहां पर अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब क्या है, C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा, यानी कि अब जितने भी अपने इसके एग्जांपल्स यहां पर आप अभी देख रहे हैं उसमें 5 ही कार्बन रहेंगे और 12 ही हाइड्रोजन रहेंगे। क्या बोला है? 5 ही कार्बन रहेंगे और 12 ही हाइड्रोजन रहेंगे बट सबका स्ट्रक्चर देखिए एक दूसरे से कितना कितना अलग होता जा रहा है। यानी कि उन सभी का स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होता जा रहा है। और यही तो फिनोमेना जो है इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा रहेगा सेम और स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लेने वाले वो है C4H10। किसका एग्जांपल ले रहे? C4H10 का। तो अब C4H10 को पहले हम सिंपली बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? रूल क्या कहता है, चारों कार्बन को लाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबने क्या करा, एक एक बॉन्ड तो बना लिया। अब क्या है, 10 हाइड्रोजन है, 10 को बांट देते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। और ये कैसे करना है ये पार्ट 2 में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे यहां पर इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि यहां पर हाइड्रोजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अब हमें यहां से क्या समझना है, अब देखिएगा जो अगला रहेगा ना उसमें 4 ही कार्बन रहेंगे और 10 ही हाइड्रोजन रहेंगे लेकिन स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। अब क्या करते हैं, C बॉन्ड C कर देते हैं, ठीक है। C बॉन्ड C करा, 2 कार्बन ले लिए और जो उधर वाला कार्बन है उसको 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। तो क्या हुआ, उसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे कार्बन पर। अब दूसरे कार्बन का भी क्या है, एक वैलेंसी कंप्लीट है, वो बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इससे क्या करना है, आपको एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो क्या हुआ, दूसरे कार्बन से एक तो वो साइड में जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इसकी वैलेंसी कितनी बच रही है? 2 बच रही है। तो अब क्या करेंगे, इससे 2 कार्बन को लिंक कर दीजिए। ऐसा उस चेन में नहीं है, इसमें करेंगे और अलग होगा जब ही तो आइसोमर कहलाएगा। तो क्या हुआ, उससे हमने 2 कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। अब दोनों कार्बन की वैलेंसी को फिल करिए तो क्या होगा, दोनों का एक एक पॉइंट जुड़ा हुआ है उस कार्बन से। तो क्या होने वाला है, 3 वैलेंसी बाकी है, 3 हाइड्रोजन इनके पास चले जाएंगे और एंड में कुछ हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। तो अब क्या हुआ, ये जो A और ये B, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा इनमें कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है और इसी को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं।
आइसोमर्स बनाना बहुत इजी है। जो सीधी चेन है ना, उसमें से कुछ भी उठाइए, इधर लगा दीजिए, उधर को उधर कर दीजिए, और ऐसा हम अभी एग्जाम्पल में भी देख पा रहे हैं। तो हमने समझ लिया है आइसोमर्स क्या होते हैं, जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाएगा, और इसी फिनोमेना को और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब ये चैप्टर और ज्यादा मजेदार होने वाला है, यानी कि अब हम बात करने वाले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? अब क्या होता है, जो हमारा कार्बन है ना, वो हाइड्रोजन के साथ साथ दूसरे जो एटम्स है, जो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इन सबके साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। यानी कि उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इन सबके साथ भी क्या कर सके, बॉन्ड बना सके। और इनको बोलते हैं हेट्रो एटम्स। क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम्स बोलते हैं। यानी कि जो हमारा कार्बन है वो हेट्रो एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। और हेट्रो एटम्स क्या होते हैं हमें पता चल चुका है। हेट्रो एटम्स क्या होंगे, ये या तो ग्रुप होंगे एटम्स का, या दो या ज्यादा एटम्स होंगे। क्या बोल रहा हूं, हेट्रो एटम्स क्या होने वाले, ग्रुप होने वाले हैं एटम्स का, जो कि क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन उनके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, उनके साथ भी थोड़ी सी दोस्ती दिखाएगा। तो हेट्रो एटम्स क्या होंगे, ग्रुप्स में होते हैं, जो क्या करेंगे, कार्बन के साथ कंबाइन होंगे। अब यहां पर हमें एक और चीज देखनी है, ये जब कंबाइन होंगे ना कार्बन के साथ, तो क्या हुआ, कोई नया मेंबर आता है घर में, कोई मेहमान आया, तो हम बड़े मस्ती करते रहते हैं, लेकिन जैसे गेस्ट आते हैं तो क्या हो जाता है, माहौल पूरा बदल जाता है। घर में हम सब एक दूसरे को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, भले से क्या है, हम सिबलिंग्स ऐसे बोलते हो, ए चलना पानी लाके दे। लेकिन जब गेस्ट आए हुए घर पे तो क्या बोलते हैं, छोटू थोड़ा सा पानी लाके दो ना, ये तरीका हो जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, गेस्ट के आने से माहौल घर का चेंज हो गया। तो वैसे ही क्या है, जो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है उसमें कोई दूसरा मेंबर आएगा, यानी कि कोई हेट्रो एटम आएगा, तो क्या होने वाला है, माहौल बदल जाने वाला है। और यहाँ पे माहौल कैसे बदलेगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उस पर डायरेक्टली असर होने वाला है। यानी कि क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी और कुछ अलग प्रकार की हो जाएगी, कोई नई केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा जब कार्बन हेट्रो एटम्स के साथ अपनी चेन में बॉन्ड बनाएगा। और ये जो हेट्रो एटम्स होते हैं ये कैसे बनने वाले हैं, ये जुड़ेंगे कैसे, ये ऐसे जुड़ेंगे, क्या होता है, हम हाइड्रोकार्बन समझते हैं। कार्बन क्या करेगा, चेन बनाएगा, और हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो क्या होगा, इनकी एक लंबी चेन रहती है, तो उसमें से एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के वो वहां पर हमें उसको लगाना है, उसको जगह देनी है। होता है ना, कभी कभी किसी को हटा के उसको जगह देने के लिए उसे हटाना पड़ेगा। तो वैसे क्या होगा, हम एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के जो हमारे हेट्रो एटम्स है उनको अरेंज करेंगे। मींस हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। तो हमें ये चीज भी यहां पर समझ में आ चुकी है, और इनकी वजह से क्या होने वाला है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे असर होने वाला है। तो हम यहां से अब एक और चीज देखनी है, ये जो हेट्रो एटम्स है ना, इनको हम यहां से क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। और यही तो हमारा टॉपिक है, तो हमको समझ में आ गया, जो हेट्रो एटम्स है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोल सकते हैं। ये क्या करने वाले, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो अब इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारे हेट्रो एटम्स है इनको बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स आप आगे की क्लासेस में जब 11th 12th में जाएंगे, और अगर आप साइंस चूज करते हैं तो आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। बट यहां पर आपको 2-4 ही डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि 10th में हमें इतने ही मोर देन सफिशिएंट है। तो बात करते हैं जो पहला हमारा रहेगा, वो क्या है, हैलोजन ग्रुप। यानी कि जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हैलोजन्स। तो हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोराइन, क्लोराइन, आयोडाइन और ब्रोमाइन। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, फिर चल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो होते हैं हैलोजन्स। और हैलोजन्स कितने होते हैं हम अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और मैंने भी आपको बता ही दिया है। और इनको हम बुलाएंगे कैसे पता है आपको, फ्लोरो। जब हम नाम लिखेंगे ना, जब आगे तो डिस्कस करने ही वाले, लेकिन यहां भी थोड़ा सा समझ लेते, आगे चल के काम आएगा। फ्लोरो, आइडो,
ब्रोमो, इस प्रकार से हम इन्हें बुलाएंगे। और इनके नॉमेनक्लेचर को लेके तो आगे हम डिस्कशन करने ही वाले हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? हैलोजेंस होते हैं, जो कि कौन कौन है? फिर चल बाहर आई मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमको देखने को मिलता है वो है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल होता है। तो आपको एल्कोहल दूसरा फंक्शनल ग्रुप है और इसका सिंबल क्या होगा? मतलब ये जब कार्बन की चेन में होगा तो क्या एल्कोहल लिखना है वहां पर? नहीं नहीं नहीं, एल्कोहल नहीं लिखना है। क्या होगा? बॉन्ड OH। क्या होता है? एल्कोहल का सिंबल क्या होता है? बॉन्ड OH। तो बॉन्ड OH कहीं भी दिखा तो क्या है? वो एल्कोहल है। और यही है हमारा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप। जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप हमको पढ़ने को मिलने वाला है वो है एल्डिहाइड। कितना अच्छा नाम है ना, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड CHO से। दिख रहा होगा आपको अभी स्क्रीन पर भी। अल्कोहल क्या होता था? OH होता था। उसी को थोड़ा अरेंज करा, C लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड मिलेगा, जो कि थर्ड फंक्शनल ग्रुप है जिसका सिंबल होता है CHO, बॉन्ड CHO। और जो अगला हमें देखने को मिल रहा है मींस नंबर फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, वो होता है कीटोन। कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? उसका सिंबल देखिए, C होगा, इस साइड भी बॉन्ड, इस साइड भी बॉन्ड और ऊपर डबल बॉन्ड O। क्या होने वाला है? यानी कि ये बात याद रखनी है, कीटोन में क्या है? डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो क्या होगा? इधर भी बॉन्ड और इधर भी बॉन्ड बनाएगा। किसी से भी बना सकता है, वैसे तो कार्बन से ही बनाएगा। और ऊपर होगा डबल बॉन्ड O। तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट फंक्शनल ग्रुप की। जी हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ने को मिलेंगे, इतने ही हैं। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो किसी किसी बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर बस इतने ही है, नाम तो बड़े अच्छे, रिप्रेजेंट भी अच्छे से कर रहे थे, तो मजा आता थोड़े और होते। रुक जाओ, आगे चल के मिलेंगे आगे की क्लासेस में, अभी इन्हीं से काम चला लेते। तो बात करते हैं हमारे लास्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो कि है, बताइए क्या हो सकता है? अगर पता होता तो जरूरत नहीं पड़ती देखने की। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं उसे। हम क्या बोलते हैं? जो हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन वैसे सही है, क्योंकि इंग्लिश 2 से 3 टाइप की होती है, मींस ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और इंडियन प्रोनाउंसिएशन। तो आप उसे ये भी बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब इसका सिंबल क्या होता है? इसका 2 सिंबल होते हैं, यानी कि क्या है? COOH लिखा है तो वो भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर COOH आपको लिखा हुआ दिखा तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर C डबल बॉन्ड O है, कीटोन जैसा, बट आगे OH भी लिखा है, तो क्या बन जाएगा? देखिए, CO ऊपर है और एक और O और H, तो COOH तो होता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप, और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आगे हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग है, और आपको अभी तो लग भी रहा होगा। और यहाँ पर आपने जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स देखे, इनके सिवा आपको कोई नया देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से इनको देख लीजिए, और एकदम हमने समझ भी लिया है, तो चलते हैं आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं होमोलॉजस सीरीज के बारे में, जिसको आप होमोलॉगस सीरीज भी बोल सकते हैं और होमोलॉजस सीरीज भी बोल सकते हैं। अब क्या होती है ये होमोलॉजस सीरीज? क्या होगा? देखिए, क्या है? सेम सेम। क्या बोला मैंने? सेम सेम। तो यहां पर क्या है? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बड़े अच्छे से हम समझते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें होगा हाइड्रोजन और कार्बन, उन्हें बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं होमोलॉगस सीरीज के बारे में। तो ये क्या होती है? ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है ना, उन्हीं को होमोलॉजस सीरीज बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स को ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला है ना, वो सेम रहता है। क्या रहने वाला है? जनरल फॉर्मूला सेम रहने वाला है, CnHn। यानी कि क्या होंगे? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। और इनमें क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है।
यानी कि ये जितने भी आपको मिलेंगे होमोलॉजस सीरीज में, इनमें एक ही डिफरेंस है, वो है CH2 का। किसका डिफरेंस होगा? CH2 का होगा। चलिए, अब क्या बात समझ नहीं आ रही होगी, डेफिनेशन तो ठीक है कि क्या होने वाला है, इनका सेम सब कुछ रहने वाला है, लेकिन कैसे ये पॉसिबल है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेगी। तो देखिए, अभी स्क्रीन पर है CH2। क्या है? CH2। आपको क्या याद रखना है? हर किसी पे डिफरेंस कितना आने वाला है? CH2 का डिफरेंस आने वाला है। तो चलिए करते CH2 की मदद से होमोलॉजस सीरीज को पहचानने का सफर शुरू। तो ये है हमारा CH4। पहला क्या है? CH4। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। अब इसमें आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला, हर किसी में डिफरेंस होता है CH2 का। अगर आप इस CH4 में CH2 जोड़ देंगे तो क्या होगा? C2H6 बन जाएगा, जो कि दूसरा है, यानी कि वो क्या है? इथेन बन जाएगा। और अगर इसी इथेन में फिर से हम क्या करें, CH2 और लगा दे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा, C3H8 बन जाएगा। और इसमें फिर से अगर हम CH2 लगा दे तो ये C4H10 बन जाएगा, यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा। और ये सभी क्या है? यही सभी होमोलॉजस सीरीज के एग्जांपल्स होते हैं। और इन सब में डिफरेंस कितना है? बस CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, बाकी पूरा की पूरा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। और CH2 का डिफरेंस कैसे है हमने पता भी कर लिया है। जब हमने एक में CH2 लगाया तो वो दूसरा मिल गया, और दूसरे में लगाया तो तीसरा वाला मिल गया, और तीसरे में वो डिफरेंस लगाया फिर से तो चौथा वाला मिल गया। तो क्या है? ये एक ऐसी सीरीज है जिसका क्या होने वाला है? जनरल फॉर्मूला सेम होने वाला है। कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और ये जितने भी हैं हमारे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब में कितना डिफरेंस होगा? सिर्फ एक मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा, जो कि है CH2। और उसको लगाने पे हमको बाकी सब आगे के मिल जाने लगेंगे, और जैसा हमने अभी देख भी लिया है। तो अब मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इसकी प्रॉपर्टीज में इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnHn। C कितने भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। कार्बन और हाइड्रोजन की ही बात यहां पर होगी। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है? जब इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कोई नई चीज तो है नहीं, तो क्या होने वाला है? सेम रहने वाला है। क्या रहेगा? सेम रहेगा, बस थोड़ा सा ज्यादा होते जा रहे हैं। यानी कि मीथेन में 1 कार्बन है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए, लेकिन है तो कार्बन ही। जैसे कि देखिए क्या होता है, आपके घर में क्या बनी? पनीर की सब्जी बनी। अब शादी पार्टियों में भी पनीर की सब्जी बन रही है, ढेर सारी बनती है घर के मुकाबले, लेकिन टेस्ट तो वही रहता है, सारी चीजें वही रहेगी। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है। जो हमारा CH4 है उसमें 1 कार्बन है, और जो हमारा C4H10 है उसमें 4 कार्बन है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्योंकि ज्यादा तो है कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन है तो कार्बन और हाइड्रोजन ही। तो अब क्या होता है? होमोलॉजस सीरीज में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इन सभी की वो सेम होती है। और अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? वो जब आप घर में सब्जी बना रहे थे, वो तो पनीर की सब्जी वहां भी थी, और जब शादियों में ज्यादा बनी तो वो भी वही थी, लेकिन क्या हुआ? उनको हम हमारे घर की जो बाउल होती है या कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी रखते हैं, उसमें रख सकते हैं क्या? वहां देखते हैं बड़ा सा कंटेनर है, उसमें रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्यादा है ना, उसको छोटे से बर्तन में कैसे रख सकते हैं? तो वैसा ही तो यहां पर होगा। क्या होने वाला है? केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो चेंज होगी। क्यों हो रही है? देखिए एग्जांपल देखते हैं। CH4 क्या है? 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। और अगर मैं बात करूं लास्ट वाले की, ब्यूटेन की, तो C4H10। अब क्या हो गया? 4 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन पूरे की पूरे 10 हो गए, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की गिनती में हो गया इजाफा, यानी कि वो बढ़ चुके हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर अब बड़ा हो गया है, ज्यादा कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आकर वो मेल्ट हो जाए, जहां पर आकर वो बॉइल हो जाए। अब चीजें ज्यादा होगी तो बॉइल और मेल्ट होने में टाइम लगेगा ज्यादा, क्योंकि देखिए 5 लीटर पानी जल्दी गर्म होगा कि 1 लीटर? 1 लीटर जल्दी गर्म होगा। तो वैसे ही ये CH4 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। किसके कंपैरिजन में? C4H10 के कंपैरिजन में। तो क्या होता है? जैसे जैसे स्ट्रक्चर आगे चलता जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो क्या हुआ? होमोलॉजस सीरीज में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी डिफरेंट देखने को मिलेगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, क्योंकि सभी में कार्बन और हाइड्रोजन भरे पड़े हैं। और एक और
और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इन सभी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, CH2 का। अगर आप किसी में भी CH2 का एडिशन करेंगे तो आपको अगला वाला मिल जाएगा। तो इसी के साथ होमोलॉजी सीरीज हम समझ चुके हैं और हमें पूरी अच्छी तरह से समझ भी आ चुकी है। अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स में या क्वेश्चंस में आपको नेमिंग आनी ही आनी है। नॉमेनक्लेचर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? नामकरण करना है। होता है ना, कोई नया बच्चा आता है तो उसका क्या करते हैं, नामांतरण करते हैं, यानी कि उसमें नाम रखेंगे। तो वैसे ही क्या है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन बनाता है, ये हमको पता है, लेकिन अब इनका हम क्या करने वाले हैं, नामांतरण करने वाले हैं, यानी कि इन्हें नाम देने वाले हैं। अब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बेस पर, जिन रूल्स के बेस पर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं, यानी कि जो नेमिंग होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो कुछ रूल्स पर डिटरमाइन होती है। तो अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबका अलग अलग नाम होता है, और ये होता है IUPAC नेम, और जिसे आप IUPAC नेम भी पढ़ सकते हैं अगर आप इंडिविजुअली पढ़े तो IUPAC नेम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। अब वो रूल्स क्या है, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हम पिछला जितना पढ़ के आए ना वही सब यहाँ थोड़ा थोड़ा लगने वाला है। एक दो चीजें हमें नए देखने को मिलने वाली है। तो शुभ काम में देरी कैसी, और चलते हैं कि कैसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं, एक IUPAC नाम दे सकते हैं। और IUPAC नेमिंग के साथ एक कॉमन नेम भी होता है, बट कॉमन नेम हमें याद करना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। IUPAC नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कुछ रूल्स और एक प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं कि हमको ये रूल्स याद रखना है तो ये नाम होगा, बट कॉमन नेम नहीं होते। जैसे कि निक नेम होता है, कुछ भी रख सकते हैं, छोटू, पिंकू, रिंकू, तो वैसा ही है। कॉमन नेम कुछ भी हो सकता है कि कभी उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है तो उनके नाम पे रख दिया, उसकी प्रॉपर्टीज उससे मिलती है तो उस कलर पे नाम रख दिया। लेकिन जो IUPAC नेम होते हैं ये स्टेप पर बेस्ड होते हैं और एक प्रोसेस पर बेस्ड होते हैं, जिसकी हम बात अभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनकी नेमिंग की प्रोसेस क्या रहने वाली है। स्टेप 1 होगी काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि जब आगे चल के अभी मैं आपसे नेम पूछूंगा ना तो आपको पहली स्टेप क्या याद रखनी है, कार्बन के जो एटम्स है ना उनकी काउंटिंग करके रखनी है। तो क्या है, देखिए अभी हमें 8 तक की काउंटिंग समझनी है, उसके आगे के अभी हमारे लिए काम के नहीं है। तो क्या होगा, अब आप समझ के चलिए, एक कार्बन हुआ तो आप क्या बोलने वाले, मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे, METH, मिथ बोलेंगे। 2 कार्बन होंगे तो इथ बोलेंगे। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट बोलेंगे, और 5 कार्बन होंगे तो पेंट बोलेंगे, और उसी तरह 6 कार्बन होंगे तो हेक्स बोलेंगे, और 7 होंगे तो हेप्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्टा बोलेंगे। यहां तक सीट समझ में आ रही है? क्या हुआ, हमने कुछ नहीं करा है। जो कार्बन जो है वो या तो 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 6 बार होगा, ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो 1 से लेकर 8 तक कार्बन होगा तो उनके अलग अलग नाम क्या है हमने सिर्फ वो समझा है। आपको कार्बन पहले काउंट करने हैं, तो 1 होगा तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। ये था हमारा 8 तक का डिस्क्रिप्शन। ये आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया होगा। बड़ा इजी है, ये टेबल आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी और इसमें ज्यादा मशक्कत नहीं होगी क्योंकि कुछ की बातें तो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या है, अपने कार्बन गिन लिए। अब देखिए वहां पे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड सिंगल है तो वहां पर क्या हम क्या जानते हैं, सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या बनाने वाले, सिंगल बॉन्ड, वो क्या होता है, अल्केन। तो क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। तो मान लेते हैं अभी तक 1 से लेके 8 तक जितने भी कार्बन्स की हमने बात करी है, हमने कार्बन्स काउंट कर लिए है और हमारे पास ऐसी चेन आई जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो हम उनका नाम क्या रखने वाले हैं, मिथ था। अब सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देते हैं आगे, मिथेन हो जाएगा। आया ना पकड़ में, इथ है, और अगर सिंगल ही सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर देंगे, इथेन लिख देंगे। और 3 हुए तो
प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन, 6 में हेक्सेन, 7 में हेप्टेन और 8 में ऑक्टेन। हो गया ना काम इजी। हमने वो याद रख ली थी ऊपर वाली टेबल। अब क्या हुआ, हमने देखा सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये तो अल्केन्स है, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और इनमें क्या लगा दिया आगे, ANE लगा दिया, ANE लगा दिया, तो हमारा काम हो गया। और इसी स्टेप में एक और चीज क्या है, अगर इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो, यानी कि क्या हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को बोलते हैं अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अल्काइंस, हम जानते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो पीछे लगा दो ENE। क्या लगाना है, ENE लगाना है। तो मिथ क्या हो जाएगा, हमने देख लिया कार्बन एक है, ठीक है, और जो हमारा देखिए एक कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड में नहीं होगा, तो दूसरा वाला ही होगा। तो इथ से शुरू करते हैं। इथ हम जानते हैं, अगर 2 कार्बन है, हमने बोला इथ। अब वो क्या है, तुम्हें आपको डबल बॉन्ड में दिखा तो आप उसको क्या बोलेंगे, इथ, और अल्कीन के पीछे का ENE लगा दीजिए, वो हो जाएगा इथीन। और उसी तरह से 3 कार्बन के केस में डबल बॉन्ड देखने को मिले तो प्रोप तो होता ही है, अब है डबल बॉन्ड लगा देंगे ENE, बन गया प्रोपीन। 4 के केस में हो जाएगा ब्यूटीन, और ऐसे करके पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ये सब हम बना देंगे। और अगर ऐसी तरह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो अब आप बोलेंगे रुको सर रुको, हमको गेम समझ में आ गया। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो पीछे YNE लगा देंगे, तो क्या होगा, अगर इथ जो है हमारा 2 कार्बन के केस में अगर ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो आप इथ को क्या लिखेंगे, इथाइन। क्या लिख देंगे, इथाइन, क्योंकि वहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये दोनों स्टेप फिर से क्लियर करते हैं। फर्स्ट में क्या है, कार्बन को काउंट करना है और ऐसे याद रखना है, मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, इन सबसे। और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, यहां पर सेकेंड स्टेप में हमने ये चीज देखी है, बॉन्ड पर डिपेंड है कि आगे क्या लगेगा। सिंगल बॉन्ड है, इनके आगे ANE लगा दो, डबल बॉन्ड है ENE लगा दो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगा दो। तो अब हमें ये दोनों रूल्स क्लियर हो गए कि क्या करना है। अब थर्ड रूल क्या कहता है, अगर उस चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम नेमिंग करने वाले हैं। अब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नेमिंग कैसे करेंगे और किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाने वाले हैं, मैं स्टेप 3 आपको थियोरेटिकली नहीं बताना चाहता, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो चलिए चले क्या नॉमेनक्लेचर पे बात करते हैं। अब डायरेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा बातें कर ली, अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। थर्ड रूल जो है फंक्शनल ग्रुप वाला, हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसके पहले ही पढ़ के आए थे क्या क्या होते हैं, तो उन सबको हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम यहाँ पर देख लेंगे, और उनको कैसे नेम करना है। तो पहले चलते हैं और बात करते हैं हैलोजन्स की। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हैलोजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हैलोजन का जो पहला एग्जांपल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, CH3CH2Br, करो इसकी नेमिंग। अब आप डर जाएंगे सर ये तो आती नहीं है। तो देखिए अभी जो हमने स्टेप्स देखी है ना, और अभी यहाँ पर एक छोटी सी हम चीज देखने वाली है, इसकी हेल्प से आप सारी नेमिंग कर लेंगे। CH3CH2Br, कार्बन कितने गिनिए, CH3CH2, यानी कि कार्बन कितने, 2 है, तो 2 के केस में क्या लगता है, इथ लगता है। क्या लगता है, इथ लगता है। और यहां पर जब हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है, इथेन है। क्या है, इथेन है। ये बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, यहां तक तो हमारी दोनों स्टेप्स ने काम कर दिया कि 2 कार्बनेट होते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो, तो ये हो गया इथेन। लेकिन आगे आपको दिख रहा है Br। क्या दिख रहा है, Br दिख रहा है। तो ये क्या होता है, एक हैलोजन होता है। अब किसी भी कार्बन की चेन में अगर हैलोजन्स लगेंगे तो हम उनको कैसे बोलने वाले पता है, ब्रोमो। अगर ब्रोमीन लगा है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और उसके बाद जो चेन का नाम है। अगर आयोडीन लगा है तो क्या बोलने वाले, आयोडो, और उसके बाद जो चेन का नाम है। और क्या लगा है हमारा, जो एक और हो गया फ्लोराइन, अगर वो लगाए तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो, और उसके बाद जो चेन का नाम हो गया। तो क्या करना है यहां पर, मैंने आपको बता दिया है अभी। अगर ब्रोमीन लगाए तो पहले लगाना है ब्रोमो, उसके बाद चेन का नाम लिख दो। तो अभी क्या है, ब्रोमो लिख दे इसका नाम पहले, क्योंकि ब्रोमो तो लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, लिख दिया यहां पर ब्रोमो। ठीक है, अब ब्रोमो लिख दिया और चेन का नाम क्या है, 2 कार्बन है तो इथ, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा अल्केन वाला, तो क्या हो जाएगा,
ब्रोमोइथेन। इसका नाम क्या होने वाला है? ब्रोमोइथेन होने वाला है। ये चीज हमको समझ में आ चुकी है। अब हम एक और चीज देखते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, इस बार आप बताएंगे। CH3Cl, ये इसका दूसरा एग्जांपल है। दूसरा हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं हमने डिस्कस किया था। फिर चल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। तो अब क्या है? CH3Cl। तो पहले क्या देखो, पहले Cl की तरफ नहीं जाना, फंक्शनल ग्रुप है वो। पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी कि कार्बन को देखो पहले। CH3, तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? पहली नंबर की स्टेप में देखा था, मिथ बोलते हैं। और यहां पर भी क्या है? सिंगल बॉन्डिंग है। क्या है? सिंगल बॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 4 बना रहा है। तो सभी क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। और सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगने वाला है? अल्केन है। ANE लगा दो, तो मिथ था, ANE लगा दोगे मिथेन हो जाएगा। और अभी हमने देखा हेलोजन लगे हुए, तो उनका नाम पहले, फिर चेन का नाम लिख दो। तो इसका नाम क्या होगा? Cl लगा है, Cl को बोलते हैं क्लोरो, और चेन का नाम तो हम अभी निकाल ही लाए, तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो ये चीज भी हमें समझ में आ चुकी है। अब चलते, देखो हेलोजन हमने देख ली है, अब आप और ट्राई कर सकते हैं। यानी कि चेन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 3 कार्बन की चेन ले ली, तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉप हो जाएगी। और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। 4 के केस में ब्यूटेन बोलेंगे। और इनके आगे क्या लगा दिया आपने? कुछ भी मतलब फंक्शनल ग्रुप कहीं पर लगा हुआ है, जैसे फ्लोराइन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन। इस टाइप से चेन्स बनेगी। और ये 2 एग्जांपल से हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो बात करते हैं इन केस ऑफ सेकंड फंक्शनल ग्रुप, जो कि है अल्कोहल। तो बात करते हैं अब सेकंड वाले की, जो कि है अल्कोहल। अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पता कैसे चलेगा चेन में है कि नहीं है? OH, यानी कि बॉन्ड OH जहां भी दिखे तो क्या है? अल्कोहल है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 OH। क्या है? CH3 CH2 CH2 OH। तो अब देखिए क्या है? CH3 CH2 CH2 OH। तो यहां पर कार्बन कितने हैं पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो वो कितने हैं? 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या लगता है? प्रॉप लगता है, हमको ये बात पता है। और उसके आगे लगा हुआ है OH। तो यहां पर क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक भी डबल बॉन्ड आपको चेन में नहीं दिख रहा है। तो क्या लगेगा? अल्केन है। क्या है? अल्केन है, तो लगेगा ANE। तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो ANE, तो हो जाएगा प्रोपेन। अब यहां पर क्या होता है? अल्कोहल को आगे नहीं लगाते, पीछे लगाते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे नेमिंग में? OL लगाना है हमें। क्या लगाना है? OL लगाना है। तो अब क्या करेंगे? प्रोपेन हो चुका है, अल्कोहल लगा है, तो अब क्या होता है? वो E है ना, उसको हटा दीजिए और OL को लगा दीजिए अल्कोहल के लिए। यानी कि जो प्रोपेन बना है उसमें से क्या करना है? सिर्फ E हटाना है लास्ट का और OL लगाना है। तो क्या होगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, पूरा आ जाएगा। CH3 CH2 OH। क्या देख रहे हैं अगला? CH3 CH2 OH। तो यहां पर क्या है? कार्बन कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो क्या हो गया? इथ हो गया। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ANE लगेगा, इथेन हो जाएगा। और यहां पर भी अल्कोहल हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसका नाम हम क्या रखने वाले हैं? हम जानते हैं ऑल लगाना है, तो ये क्या है? इथेन। तो यहां से भी E हटा दीजिए, इसके लिए ये रूल याद रखना है। और OL लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। और अगर 4 कार्बन होते तो क्या हो जाता? ब्यूट होता। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाता। और OL लगा है यानी कि OH ग्रुप लगा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? OL से। तो क्या करेंगे? ब्यूटेन का लास्ट का E हटा दीजिए, OL लगा दीजिए, बन जाएगा ब्यूटेनॉल। तो यहां पर हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं अभी, प्रोपेनॉल और एथेनॉल। और ये कैसे बने हैं हम समझ चुके हैं। और इतना ही हमें समझना है, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो इसके 1-2 एग्जांपल्स आप खुद से भी करके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की, जो कि क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन। यानी कि अब किसकी बात करने वाले हैं हम? कीटोन की। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जानते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप में पढ़ के आए थे। C डबल बॉन्ड O से करते हैं। तो देखिए
CH3 होगा यहां पर और होगा C, और उसके बाद में एक और CH3 होगा और ऊपर डबल बॉन्ड O होगा, तो वो क्या है हमारा कीटोन होगा। तो अब कीटोन को हम रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं उसका एक एग्जांपल यहां पर हम लेके पहले देखते हैं और उसे समझते हैं। तो अब कीटोन के लिए आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा CH3COCH3, क्या देखने को मिल रहा है CH3COCH3। तो यहां पर क्या है, कार्बन कितने हैं, 3 है, एक तो CH3 वाला और एक CO में जो कार्बन है वो वाला और एक और जो CH3 लगा हुआ है वो। तो कार्बन कितने, 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो क्या रहेगा यहां पर, ये प्रोपेन तो हो गया है। अब क्या है, जो कीटोन लगा हुआ है ऊपर डबल बॉन्ड O से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ONE लगा के, क्या लगा के करते हैं, ONE, ऑन लगाना है यहां पर, 1 लगाना है, ऐसा समझ सकते हैं। ONE से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो गया है, प्रोपेन हो चुका है। अब पीछे का E हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेन के पीछे से हमने E हटा दिया है और कीटोन के लिए लगाते हैं ऑन, यानी कि ONE, तो वो हमने लगा दिया, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन बन जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगला, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के उसमें आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के उसमें क्या होगा, फिर से वही रूल लगेगा, पहले कार्बन गिनना है और इसके लिए हम यूज करते ओइक एसिड, यानी कि आप चेन में पीछे क्या लगा देंगे, नाम के आगे ओइक एसिड। अल्कोहल में क्या लगा रहे थे, ऑल लगा रहे थे, कीटोन में क्या लगाया, ऑन लगाया, और यहां पर क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, CH3COOH क्या है, CH3COOH लिखा है, कार्बन कितने हैं, 2 है, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, और है सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। और हमें पता चल चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाना है, तो ये इथेन तो है ही सही, क्योंकि 2 कार्बन है। E को हटा दीजिए, हम जानते हैं हमको फंक्शनल ग्रुप लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, E को हटाना पड़ेगा, तो E को हमने यहां से क्या करा, हटा दिया है। और अब इसके बाद क्या होगा, ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो हमें समझ आ गई ये चीज भी। देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको फंक्शनल ग्रुप्स के लिए क्या लगाना है, और हमारी जो 2 स्टेप है कार्बन गिन के बताना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, उससे काम हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो ये करना है, तो हमें क्या वहां पर क्या पता चल रहा है, सिर्फ 3 स्टेप्स इंक्लूडेड है। कौन कौन सी 3 स्टेप्स है, पहली जो हमारी स्टेप है उसमें हमने डिसाइड ये करना है क्लियरली कि यहां पर कार्बन्स कितने हैं। दूसरी स्टेप में क्या करना है, बॉन्ड कितने हैं, तो पता चलेगा एन लगाना है, इन लगाना है, आइन लगाना है, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखना है। अगर सिर्फ हैलोजन्स ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स है जो आगे लगेंगे तो वो क्लोरो ब्रोमो आइडो बनाते हैं, सिर्फ वो ही आगे लगेंगे। बाकी ये जितने भी हम उसको कहां लगा रहे हैं, चेन के नाम के पीछे लगा रहे हैं, जैसे कि एथेनॉल, एथोइक एसिड, तो ऐसे सब बन रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा एक और, जो कि है एल्डिहाइड, जो होगा CH3CHO। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, CH3CHO में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। रूल नंबर 1, 2 कार्बन है तो क्या करेंगे, इथ बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो जाएगा, और एल्डिहाइड के लिए लगता है Al, तो इथेन में से E को हटा दीजिए, Al को एल्डिहाइड के लिए लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स थे उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करना है डिस्कस कर लिया है। और आपने अगर ये 3 मेन स्टेप्स याद रखी कि सब फंक्शनल ग्रुप्स का फॉर्मूला क्या है और ये पीछे लगने वाले हैं, और फर्स्ट स्टेप में कार्बन काउंट कर लिए, मेथड क्या होने वाला है, और जहां पर बॉन्डिंग के हिसाब से अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल है तो ENE, और ट्रिपल है तो YNE लगा दिया। तो आप नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इजीली कर पाएंगे और उसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो बुक में जितने भी एग्जांपल्स है नॉमेनक्लेचर को सॉलिड बनाने के लिए आप वो करके देख सकते हैं। तो अब इस चीज को
समझने के बाद हम एक और चीज देख लेते हैं कि अगर 3 कार्बन यहां पर अगर आपको मैं दे दूं तो आप क्या करेंगे। अब आप कॉन्फिडेंट है तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो प्रॉप है क्योंकि 3 कार्बन है। बट यहां पर एक चीज और स्पेशल है, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और उसमें जिस पे डबल बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं अल्कीन। तो क्या करना है, 3 कार्बन है, प्रॉप तो लगा दिया है और पीछे लगा दीजिए ENE, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। और वैसा ही अगर हम करके देखें 3 कार्बन के केस में अगर एक आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप इसे क्या बोलने वाले हैं। जब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है, प्रॉप तो होता ही है, ये तो हमको पता ही है। लेकिन अब क्या करेंगे, 3 है यानी कि क्या लगना है लास्ट में, ये होता है अल्काइंस यानी कि YNE। तो क्या करना है, प्रॉप के पीछे लगा दीजिए YNE, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। और अगर इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो क्या होता, प्रोपीन ऑल हो जाता, प्रोपीन अल हो जाता अगर एल्डिहाइड और अल्कोहल्स होते तो हमने ये केस भी डिस्कस कर लिया कि जब अल्कीन और अल्काइंस होंगे जब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, कार्बन काउंट तो करना ही है, वो प्रॉप है, उसके बाकी क्या लगा देना है। अगर अल्कीन्स है मींस डबल बॉन्ड है तो ENE लगा दीजिए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगा दीजिए। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई, मींस नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा ग्रिप हमने कर लिया है, पूरा नहीं किया है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बट यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने डिस्कस किए हैं वो हमेशा यही रहने वाले, आप कोई सा भी क्वेश्चन करके देखिएगा। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि ये कार्बन के कंपाउंड्स दिखाने वाले हैं। तो कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो ये कार्बन की कंपाउंड्स दिखाएंगे, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। और जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कंबशन। क्या है, कंबशन की बात करने वाले हैं। ये होता है कि जो भी कार्बन के कंपाउंड्स है वो क्या होने वाले हैं, बर्न होने वाले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। मींस क्या होगा, कंबशन में कार्बन के जितने भी हमारे कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं, वो बर्न होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, और उसके साथ बहुत सारी हीट और लाइट भी ये हमें दे रहे होंगे। तो अब क्या होता है, हमें ये चीज समझ में आ गई। इसकी सिंपल सी रिएक्शन अगर बनाए तो वो क्या होगी, कार्बन प्लस किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हो गया C+O2, और देने क्या वाला है, उधर जाके प्रोडक्ट में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट। अब यहां पर क्या है, हम एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझते हैं क्योंकि ये है बड़ी इजी। कुछ नहीं होना है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है ऑक्सीजन के साथ क्या होने वाले, बर्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। तो हमें पहले ही पता चल गया है कौन कौन इन्वॉल्व होगा और मिलने क्या वाला है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आप जो मेन रिएक्शन है वो ये लिख सकते हैं, CH4 + 2O2, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और 2H2O वहां से निकल जाएगा। तो हमें यहां तक ये रिएक्शन क्लियर है, और रिएक्शन समझने में हम इस चैप्टर के यहां तक आने के पार्ट में थोड़े से मास्टर बन चुके हैं। तो कंबशन बस हमारे यहीं तक था, यानी कि हमें ज्यादा चीजें इसमें याद नहीं रखनी। आपने डेफिनेशन याद रख ली कि कार्बन के सभी कंपाउंड्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाएंगे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट देने के लिए, और ये दोनों रिएक्शंस याद रख लीजिए। अब क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर ये जलते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हमने जलाया, तो वो क्या करने वाले हैं, वो हमें देने वाले हैं पूरा ब्लू फ्लेम। कैसा फ्लेम देंगे, यानी कि जो आग जलेगी वो कैसी होगी, ब्लू होगी। यानी कि क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, उसको बोलते हैं अच्छा कंबशन। जब क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम जला रहे हैं तो हमें जो फ्लेम मिलेगा उस फायर में वो होगा ब्लू। और अब इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वहां पर क्या होने वाला है, जब आप उनको बर्न करेंगे तो वहां क्या होगा, येलो फ्लेम देखने को मिलेगा, यानी कि वहां कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है,
थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो कैसा देखने को मिलती है, जो आग जल रही होती है वो येलो होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, बाहर बड़ी ठंडी लगती है तो आप लोग क्या करते हैं, आग लगा लेते हैं, बाहर पन्नी उठा ली, कागज उठा लिया, जो मिलता है सब डाल देते हैं। अब वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो जो आग जलती है वो बाहर कैसी होती है, येलो होती है। क्यों है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहे हैं और वहां पे कंबशन पूरा अच्छे से नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूं कंप्लीट कंबशन की, तो वो कहां देखने को मिल रहा है, हमारे घरों में। जो गैस स्टोव हम जलाते हैं, जिस पे मम्मी खाना बना रही है, उसका फ्लेम कैसा होता है, वो पूरा येलो जलता है क्या, नहीं नहीं नहीं, वो पूरा ब्लू जलता है। और वो ब्लू जल रहा है, इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, और इसी वजह से वहां पर फ्लेम ब्लू होता है। तो ये था हमारा कंबशन का पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। आप उसमें ये डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने डिस्कस किया ये लिख सकते हैं, ये रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। तो चलिए चलते हैं कार्बन कंपाउंड्स की अगली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन की तरफ। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मींस ऑक्सीजन ऐड होने वाला है और हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है। तो देखिए, अब हम यही पढ़ने वाले कार्बन के कंपाउंड्स को लेके कि ऑक्सीडेशन कैसे वो दिखा रहे हैं। तो कार्बन के कुछ कंपाउंड्स है जो ऑक्सीडेशन दिखाने वाले हैं, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमें पता चल गया, एडिशन होगा ऑक्सीजन का और रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। तो चलिए बात करते हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल क्या होगा, एथेनॉल है मींस कितने होने वाले हैं, 2 कार्बन और एक OH यानी कि अल्कोहल, क्योंकि OL हम लगाते हैं अल्कोहल के लिए। तो ये दिख रहा होगा आपको अल्कोहल का स्ट्रक्चर, CH3CH2OH। अब ये क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसको क्या चाहिए, अल्कलाइन KMnO4 चाहिए, थोड़ी सी हीट चाहिए और ये दिखा देगा ऑक्सीडेशन। क्या क्या चाहिए एथेनॉल को, अल्कलाइन KMnO4 चाहिए और हीट चाहिए, ये दोनों चीजें मिल जाएगी तो ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट में आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है वो है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए उधर वाले स्ट्रक्चर में देखिए, जो बीच वाला कार्बन था उसके पास क्या थे, 2 हाइड्रोजन थे, कहां गए, चले गए, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ और हम जानते हैं क्या होगा ऑक्सीडेशन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बीच वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन जो 2 थे वो चले गए और उसकी जगह किसने ली है, ऑक्सीजन ने ली है। जो C डबल बॉन्ड O पर बना हुआ है ना, वो ऑक्सीजन। तो हुआ कि नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है और जो हाइड्रोजन पहले थे उनका रिमूवल हो गया है। तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और आपसे कोई भी पूछेगा ऑक्सीडेशन आप बता देंगे, और आपको ये एग्जांपल बिल्कुल याद रखना है। मैं तो बोलता हूं ये कन्वर्जन आपके माइंड में रख लीजिए कि किसी ने भी आपसे पूछा ऑक्सीडेशन क्या होता है तो आप उसे रिप्रेजेंट कर सके और ये एग्जांपल बता सके, जब अल्कोहल मींस हमारा जो एथेनॉल होगा वो किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड बना देगा। तो चलिए हम ऑक्सीडेशन भी अच्छे से समझ चुके हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझने के बाद हम बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। ये बहुत ज्यादा इजी है, इसके नाम जैसा ही इसमें क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। एडिशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का जुड़ जाना, किसी चीज का प्लस हो जाना या ऐड हो जाना। तो एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट है हमारा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होगा, जब वो रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट पता है क्या होता है एडिशन रिएक्शन में, जितना है उतना तो रहेगा ही, उसके साथ में जब रिएक्शन फिनिश होगी तो उसके बाद में प्रोडक्ट में कुछ और भी जुड़ जाएगा। यानी कि देखिए बात क्या हुई है, एक डील हुई है, ठीक है, जितना आप पहले से प्रॉफिट बनाते हैं वो आपका रहेगा ही, और अगर आपने वो काम कर दिया तो आप और भी प्रॉफिट बना लेंगे। तो वैसी ये रिएक्शन है, कोई लॉस नहीं होगा। हर रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो पूरा टूट फूट जाता है और नया ही कुछ बना लेता है। यहां पर भी नया तो कुछ बनेगा, लेकिन जितना पहले था ना उतना तो रहने ही वाला है। तो एडिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रिएक्टेंट का एक सिंगल एटम भी लॉस नहीं होगा और प्रोडक्ट में उल्टा और
जुड़ जाने वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम अगर लेके देखें तो वो देखेंगे अल्कीन वाला। तो आपको जो जनरल फॉर्मूला है उसका वो यहाँ पर दिख रहा है और उस रिएक्शन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या है? C डबल बॉन्ड C और उससे क्या है, 2 R हर कार्बन से लगे हैं। तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है क्योंकि जो कार्बन है उसने 2 बॉन्ड तो दूसरे कार्बन से बना लिए और 2 साइड में जो R है उससे बना लिए। जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो यहां पर क्या होने वाला है, जब आप निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाएंगे तो अब क्या होगा, वो आर जो दोनों साइड लगे हैं ना वो तो लगे ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाला है, वो तो लगे ही रहेंगे और इसके साथ में चीज ऐड हो जाएगी। लेकिन ऐड कहां करेंगे, अब क्या होगा, जो बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको रिएक्टिंग साइड वो ब्रेक हो जाएगा और इधर प्रोडक्ट में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, C बॉन्ड C कर दीजिए, दोनों को 2 R दे दीजिए। तो अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा है तो दोनों की वैलेंसी 1 खाली हो गई है। तो 1 खाली हुई है तो दोनों को 1 हाइड्रोजन दे देते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, 1 हाइड्रोजन भी लगा दिया। अब ध्यान से देखिए जो रिएक्टेंट उस साइड है और इस साइड है उसमें क्या फर्क है, बस वो डबल बॉन्ड टूटा है, बाकी R उतना ही है, C उतना ही है और साथ में क्या जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन अलग से जुड़ गए हैं। तो यही तो होती है एडिशन रिएक्शन कि जितना था रिएक्टेंट उतना तो रहेगा ही और साथ में जब वो प्रोडक्ट बन के आएगा तो उसमें थोड़ी सी चीजें और एडअप हो जाएगी। तो ये अभी हमने बात करी है रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन में, और ये एग्जांपल आप बिल्कुल लिख सकते हैं एग्जाम में और कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा बीच में जो एरो पे कैटलिस्ट है हमारा निकल कैटलिस्ट, उसको लिखना ना भूलें। तो अब हमें एडिशन रिएक्शन क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, एडिशन का उल्टा होती है। एडिशन में जितना था उतना रहेगा और साथ में कुछ बनेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, जितना है हमारा यहां पर, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट होगा उसमें से कुछ लॉस होगा एटम का और उधर जाके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि क्या हुआ, रिएक्टेंट सब्स्टिट्यूट हुआ, कम हुआ यहां पर। तो क्या लिखेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं। CH4 प्लस Cl2 ले लिया है, क्या लिया है, CH4 प्लस Cl2 ले लिया है, रिएक्शन करवाते हैं। अब क्या होगा, जितना है उसमें से लॉस होने वाला है तो वो जो CH4 है अब क्या बन जाएगा, CH3 बन जाने वाला है। क्या बन जाने वाला है, CH3 बन जाएगा। और उधर Cl2 था तो एक Cl इसके यहां लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl हो गया। अब क्या हुआ है, वो हाइड्रोजन वहां से निकल गया है क्योंकि वो CH4 था तो अब क्या हो गया था, CH3 हो गया था और एक Cl हमने ले लिया है Cl। अब क्या बच रहा है, Cl2 था तो एक Cl तो लगा चुके, एक Cl अभी भी बच रहा है और एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया है। दोनों को मिला देंगे तो क्या निकल जाएगा, HCl मिल जाएगा। तो CH4 प्लस Cl2 को जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, CH3Cl प्लस HCl मिल जाएगा। और एक बड़े कंपाउंड को अगर लेके रिएक्शन करके देखे तो फिर भी सिमिलियर होगी, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, CH3Cl प्लस Cl2 लेते हैं। क्या लिया है अभी हमने यहां पर, CH3Cl प्लस Cl2। सोचिए सोचिए क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी सोचिए। नहीं सोच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, यहां से CH3 जो हमारा Cl है क्या करना है, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा और उसमें एक Cl ऐड अप कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, CH हमारा जो है CH2Cl2 बना लेगा। क्या बना लेगा, CH2Cl2 बना लेगा और उसके साथ में निकल जाएगा हाइड्रोजन, एक निकाला ही है और 2 क्लोरीन थे तो एक को तो यूज में ले लिया इसीलिए तो Cl2 बना है। तो अब एक Cl जो बचा है और एक हाइड्रोजन निकाला यहां पर भी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, HCl मिल जाएगा। तो हमको क्या मिला, CH2Cl2 प्लस HCl। तो ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है और ये अभी प्रूव भी हो चुका है कि इसके एग्जांपल्स भी उतने इजी है एज वेल एज डेफिनेशन भी। तो अब ये चीज भी हमें समझ में आ चुकी है कि ये एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी।
अब हम बात करेंगे जो कुछ अदर कार्बन के इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि एथायोनिक एसिड हो गया, और बात करेंगे सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में। सिर्फ 2 ही टॉपिक बच रहे चैप्टर में। आप ऑलमोस्ट 85% चैप्टर अगर आपने तीनों पार्ट देखे हैं तो अब ये फिनिश हो गया 85%। अब क्या बच रहा है? एथायोनिक एसिड बच रहा है, सोप्स डिटर्जेंट बच रहा है। तो ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए आप पर एक बार। तो वो जो अब रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ मैं मिहिर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आज ही बन जाइए पंकिस्तान फैमिली का हिस्सा।